हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने केमिस्ट्री का सागर यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग हेलोल्केन हेलोरीन्स पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 8 इन विच वी आर गोइंग टू डीलिंग विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। इसी में आपका मार्कोनी एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के बारे में डिस्कशन होगा और एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली रिएक्शन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बनाएगा, तो तुम लोग का जवाब क्या होगा? एनी क्लू, एनी गेसेस? नो? ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं दे शो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी एल्कीन आ जाए या एल्काइन आ जाए तो आप समझ जाना उसका पाई बॉन्ड टूटेगा, उसके एक तरफ एक चीज लटक जाएगी, उसके दूसरी तरफ दूसरी चीज लटक जाएगी। तो यहां पे जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। टेट्रावैलेंट होते हैं, एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो इसमें से एक H इधर जुड़ जाएगा, Cl इधर जुड़ जाएगा। शॉर्ट सी सिंपल सी बात। तो CH2 बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड कमजोर होता है तो पाई बॉन्ड सिग्मा के कंपैरिजन टूट जाता है। ये वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है। टूटने के बाद क्या हुआ, इस साइड H आ गया और इस साइड Cl आ गया। अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखना चाहते हो कि वाकई में क्या हुआ, ये तो हमने जुगाड़ के बहाने बता दिया। अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो क्या होगा कि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। जिस चीज के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो जानता है कि Cl पे पार्शियल नेगेटिव है और H पे पार्शियल पॉजिटिव है। ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस H पॉजिटिव को देता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, CH3। ये CH2 इस CH2 में से एक H प्लस अपनी तरफ बुला लेगा तो CH3 CH2 प्लस। कई बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आता है तो उनके लिए मैं बड़ी आसान भाषा में ये चीज बोलता हूं कि मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, पाई बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पे चला गया, मान लो किसी पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। ऐसा होने पर यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके पास चला जाएगा, H प्लस के पास चला जाएगा और उसको ग्रैब कर लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। तो देखो CH3 CH2 प्लस मिल गया, वही चीज यहां पर मिली है। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, कई बच्चों को ना डायरेक्टली समझ में नहीं आता, बुक में इस तरह से दिया गया था कि ये अटैक हुआ और ये बन गया। अब बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है, कह रहे यार ये आखिर हो क्या गया, ये हमारे जीवन में कौन सी समस्या आ गई। तो अब आपको ये जो मिलता है ये कार्बोकेटायन मिलता है, और अब आप जानते हो कि कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बड़ी आसान से हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक कर देता है और बन जाता है CH3 CH2 Cl। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म था इस रिएक्शन को लेकर। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इन द केस ऑफ द in the case of symmetrical alkenes, we follows the above method for addition। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? आई हैव यूज्ड दिस वर्ड सिमेट्रिकल एल्कीन।
सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के इस साइड जितने कार्बन एटम हों उतने इस साइड भी हों। जैसे डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है तो इधर कितना है, एक कार्बन है। अगर एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है। एक और सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल जैसे ब्यूटूइन। ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड के इधर दो हैं, डबल बॉन्ड के इधर भी दो हैं, तो ये वाला केस हो जाए चाहे ये वाला केस हो जाए, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसमें मान लो तुमने रिएक्शन करवा दी, जैसे HCl की कराई थी, मान लो HBr की करा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन चाहे इस कार्बन पे बने चाहे इस कार्बन पे बने, दोनों 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि H यहां पर अटैक हो रहा है कि H यहां पर अटैक हो रहा है, कि Br यहां पे अटैक हो रहा है कि Br यहां पर अटैक हो रहा है। क्योंकि अगर Br यहां पे अटैक होगा तब भी इसका नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन गिना जाएगा, और अगर Br यहां पे अटैक होता है इस कार्बन पे तब भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही गिना जाएगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, CH3CH इसका डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद हम Br को कहीं भी जोड़ देते हैं और H को भी कहीं भी जोड़ देते हैं, क्योंकि इफ यू एड इन द आइदर वेज यू विल गेट द आंसर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट विच लाइज बिहाइंड द एडिशन of anything, any substrate like HCl or HBr, HI, HF, anything in the unsymmetrical alkenes. So in the case of the unsymmetrical alkene we are going to see the Markovnikov and anti-Markovnikov rule. So kindly please have a note of this. चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन यहां से हम लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस। ठीक है, नोट करते रहना बच्चों, एक एक चीज नोट करना। बहुत प्यार से, बहुत बेसिक से हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है आपको। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा सिंपल सा एग्जाम्पल होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लेकर, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन एटम है। अब इसमें आप अगर HBr का या HCl का अटैक कराते हो तो यहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होता है इट इज गवर्न्ड बाय मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पर एक पहले नोट लिख लेते हैं, क्या है, इन केस ऑफ एडिशन to unsymmetrical alkenes in case of addition to unsymmetrical alkenes Markovnikov rules is followed. Markovnikov's rule is followed. अब मार्कोनिकॉफ रूल मोदी रूल है, M फॉर मोदी, M फॉर मार्कोनिकॉफ। मोदी की गवर्नमेंट में क्या हुआ, मतलब आप इसको बिल्कुल भी ऑफेंसिव ना लीजिएगा, समझाने का तरीका है। मोदी की राज में, मोदी की सरकार में गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, है ना। ऑफेंसिव न बक लेना यार, पता चले गालियां बकने लग जाओ, हम भी मोदी फैन है। लेकिन समझाने का तरीका है कि मार्कोनिकॉफ M से स्टार्ट होता है, मोदी भी M से स्टार्ट होता है। मोदी की सरकार में, मोदी के राज में, मोदी के रूल में गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, वैसे ही मार्कोनिकॉफ में गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को आपने मार्क किया, ये कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 H है, इसके पास 2 H है, ये गरीब है, ये अमीर है। तो जो गरीब है उसको हम और गरीब कर देंगे इन द टर्म्स कि हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आएगा रेदर देन इसके। भाई इसके पास कम हाइड्रोजन है, ये गरीब है, तो गरीब को गरीब करना है, यानी कि क्लोरीन विल अटैक ओवर हेयर एंड हाइड्रोजन विल अटैक ओवर एयर। तो ऐसा मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट है कि द नेगेटिव पार्ट
the negative part of the attacking reagent will goes to that carbon atom which has lesser number, ये निकली बुलेट बगल से, the negative part of the attacking reagent will goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms। तो हिंदी में वही बात हुई कि गरीब को गरीब करना है, अमीर को अमीर करना है। दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। द प्रोडक्ट जो आपको बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि डबल बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो कभी भी बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन आए, उसका जो एडिशन होगा इट विल बी गवर्न्ड बाय द मार्कोनिकॉफ रूल। इस बात को आप प्लीज नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। अब रही बात इसकी मैकेनिज्म की, तो बड़ी छोटे से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस रूल हैज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। भाई एल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन तो दिखाता ही है, लेकिन कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो याद रखिएगा दिस रूल हैज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है और ऐसा क्यों होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारा कम वाले हाइड्रोजन एटम पे ही अटैक करता है, यानी कि इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। उसके लिए आपको मैं छोटी सी आपको मैकेनिज्म दिखाना चाहूंगा। काइंडली पे अटेंशन ओवर हियर। तो बेटा होता कुछ इस तरह से है कि अगर आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को तोड़ते हैं तो तोड़ने के दो रास्ते हैं, या तो डबल बॉन्ड टूटकर इधर चला जाए या तो डबल बॉन्ड टूट के इधर चला जाए। ये A रास्ता हो गया, ये B रास्ता हो गया। हम दोनों के प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है, A के भी लिख देते हैं और B के भी लिख देते हैं। तो जो A का रास्ता है अगर डबल बॉन्ड टूटकर A पे जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH पे पॉजिटिव, CH2 पे नेगेटिव। अब जब ये वाली चीज HCl में से H+ के साथ रिएक्ट करेगी तो ये H+ इस पे अटैक मारेगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3, CH पे पॉजिटिव, CH3। इस चीज को बेटा आप समझ रहे होगे, देख रहे होगे कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम डबल बॉन्ड तोड़कर B पर ले आए तो बनेगा CH3, CH पे नेगेटिव, CH2 पे पॉजिटिव और H+ का जब अटैक होगा, जब H+ का अटैक होगा तो ये बनेगा CH3, CH2, CH2 का प्लस, यानी कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बेटा आप ये बता दो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? आई होप कि आप यही कहेंगे कि सर 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो दिस विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल फॉर्म विल बी द माइनर प्रोडक्ट, या इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो खुद सोचो कि अगला जो चीज होगी Cl- वो कहाँ पे अटैक करेगी? इसमें। तो ये जो रूल है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रीजन विल गोज टू दैट कार्बन एटम्स व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मेन सिद्धांत या मेन कॉन्सेप्ट किस चीज पे लाए करता है कि जो इंटरमीडिएट बनता है व्हाइल डूइंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन, और वो कार्बोकैटायन जहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसलिए 2 पे क्लोरो आया है। क्लियर हो गई बात? आइए इसका एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मार्कोनिकॉफ रूल पे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से यहां पर एक कार्बन जुड़ा है,
ये बॉन्ड लाइन को देख के डरा नहीं जाता। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और एक तरफ फिनाइल है। गरीब कौन हुआ? ये वाला कार्बन एटम गरीब हुआ। और अगर गरीब है तो आप क्या करोगे कि HBr में से जो ये Br माइनस है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हमने बेंजीन एज इट इज ड्रॉ करी, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, इस तरफ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे थे, 1 हाइड्रोजन और लगा दिया, यहाँ 1 हाइड्रोजन था तो यहाँ पर Br लगा दिया। अगर कंसेप्ट वाइज की बात करें तो ये कार्बन बेटा जब टूटेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना ज़्यादा उचित है। ज़्यादा उचित क्यों है? क्योंकि ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा रेदर देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए। क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है और आप जानते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आपको बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सिंपल है, डबल बॉन्ड है कार्बन के, इस कार्बन के अलोंग नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे वो गरीब होगा। कौन? कार्बन। किस टर्म्स में? हाइड्रोजन के टर्म्स में। यानी कि जो Cl होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था ये। दीज आर बेसिकली द NCERT क्वेश्चंस। नेक्स्ट, यहां पर एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। बॉन्ड्स गिन लो 1 2 3 एंड 4। तो गरीब कौन हुआ? ये वाला कार्बन। तो अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो I इधर पर आएगा। तो यहां पर हमने डबल बॉन्ड तोड़ा, इधर CH3 लगा था तो यहाँ पर I आ गया और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी 1 था तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए। तो भैया ये हाइड्रोजन लिखो चाहे ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन ये सब बनाते हैं या बेंजीन बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते हैं। वो अंडरस्टूड होते हैं कि यहाँ पर अगर 2 बॉन्ड इस तरह से जुड़े हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ये सारे मार्कोनिकॉफ रूल के थे। आइए एक 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा केस है इन टर्म्स कि आप ये देखोगे कि यार डबल बॉन्ड के अक्रॉस जहाँ पर हाइड्रोजन कम है उसको चुपचाप नेगेटिव पार्ट दे दिया जाए। यानी कि यहाँ पर आप Br दोगे, यहाँ पर आप H दोगे। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा, ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होगा। ये आपका माइनर प्रोडक्ट तो हो सकता है। अब ये क्या खुरपेची हो गई? आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि CH3 CH CH3 CH यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड CH3 बन रहा है। तभी तो यहाँ पर आपने ब्रोमीन को अटैक करवाया था, ठीक है। बट थिंग इज दैट बच्चों ध्यान से देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना हुआ है इस समय। क्या बना हुआ है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन रीअरेंज करने की क्षमता रखता है। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ये अगल बगल झांक कर देखता है कि क्या मैं और ज्यादा स्टेबल बन सकता हूं बाय डूइंग द मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पर का ये पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट मार जाएगा इस साइड, क्योंकि यहां पर वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने वाला है। तो ये 1 ये 2, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, जिसके चलते CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन कूद कर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो ये CH का CH2 हो जाएगा और ये CH3। अब Br माइनस अटैक मारेगा तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, ठीक है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये अगर आप बनाकर आते हो तो ये एक्सपेक्टेड होगा और ये माइनर होगा, गलत नहीं होगा लेकिन माइनर होगा, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है कि अगर आप कभी भी इस तरीके की कोई रिएक्शन देखें कि कहीं पे भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे प्रोपीन है यहाँ पे,
याद रखना, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस के लिए मैं बता रहा हूं। इसमें अगर आप सिर्फ HBr लेते हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl एंड HI। और किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में। परऑक्साइड का मतलब यहां पे परऑक्साइड लिंकेज होता है। परऑक्साइड लिंकेज क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो वो बेंजोइल परऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड आता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली बेंजोइल परऑक्साइड ही लिया गया है। हालांकि कोई भी आ सकता है, आपको परऑक्साइड लिखा हुआ आ सकता है। बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला C6H5COOC याद रखिएगा, काम की बात है। इसमें क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या लगेगा? एंटी मार्कोनी। अच्छा, नाम से क्या चीज समझ में आ रही है कि मार्कोनिकॉफ रूल का एकदम अपोजिट होगी ये बात। मार्कोनी क्या कहता था? गरीब को गरीब करो, अमीर को अमीर करो। तो यहां पे गरीब अमीर हो जाएगा, यानी कि ये वाला कार्बन जो कि गरीब है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम अमीर कर देंगे, यानी कि CH3 CH2, और जो अमीर था उसको गरीब कर देंगे। यहां पे आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल रहा है। अगर हेलोजन एसिड्स के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो याद रखना सिर्फ HBr ही है जो ये रिएक्शन दिखा सकती है, HCl और HI नहीं दिखा सकती। द रीजन बीइंग, सिर्फ इसी के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इन दोनों के साथ एंडोथर्मिक होती है। तो हम लोगों को वो चाहिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाए, यानी कि स्टेबिलिटी दिखाए। थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। अब होता क्या है कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है, और इसका कोई अलग नाम भी है। हाँ, इसका एक अलग नाम है। चूंकि ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, साथ में इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं। साइंटिस्ट हैं ये। परऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि परऑक्साइड के प्रेजेंस में है। अब बच्चों, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इट फॉलोज, मार्कोनिकॉफ क्या फॉलो करता था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड इट फॉलोज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होती है इसमें? आइए जरा शॉर्ट में देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले स्टेप में जो आपने फ्री रेडिकल लिया है, मतलब जो आपने बेंजोइल परऑक्साइड लिया है, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, जो आपने परऑक्साइड लिया है वो होमोलिटिक फिजन दिखाता है। क्यों दिखाता है होमोलिटिक फिजन? क्योंकि O और O हैं, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। तो यहाँ पे जब बॉन्ड क्लीव होता है, ये बॉन्ड टूटता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हमें 2 मोल्स C6H5COO मिलते हैं, है ना। यहां पर आपको फ्री रेडिकल जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फ्री रेडिकल की क्या खास बात होती है? कार्बोकैटायन की तरह ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये HBr के पास जाएगा। C6H5COO फ्री रेडिकल विल गोज टू HBr, और HBr को कहेगा कि तुम फ्री रेडिकल की तरह ही टूटो, क्योंकि फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्ट करेगा। यहां पर माना, कई बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर HBr में तो हेट्रोलिटिक फिजन होना चाहिए क्योंकि Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। माना, लेकिन होता क्या है, बॉन्ड का टूटना होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर तुमने परऑक्साइड लिया है जो कि होमोलिटिक फिजन करके फ्री रेडिकल देगा, तो अब आगे जो रिएक्शन प्रोसीड होगी उसमें भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो चाहे ना हो, वो बॉन्ड हमेशा होमोलिटिकली टूटकर फ्री रेडिकल ही देगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। अच्छा, अब ये वाला जो फ्री रेडिकल था O डॉट, ये H डॉट के साथ मिल जाता है और C6H5
COOH, ये बनाकर शांत हो जाता है, ये निकल गया। लेकिन दिक्कत क्या पैदा कर गया? Br फ्री रेडिकल। अब यहां से हमारी मेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। किस तरह से स्टार्ट होती है? आप इसको अगर नोट कर ले तो मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, आप इसको नोट कर लो आराम से। कर ली? तो देखो भाई, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये फ्री रेडिकल हमारी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाता है। ये प्रोपीन के पास जाता है और उससे कहता है चलो भाई टूटो। अब देखो बच्चों बड़े ध्यान से कि ये जो प्रोपीन है, ये इधर कार्बन, यानी कि होमोलिटिक फिजन तय है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसके पास। फिर से दो रास्ते हैं, A B। ये B लिख दिया, ये A लिख दिया। अगर फ्री रेडिकल मतलब बॉन्ड टूटता है, फ्री रेडिकल यहां पर भी आता है, यहां पर भी आता है, और अगर अटैक Br डॉट का इधर होता है तो आपको रिजल्टिंग ये चीज मिलेगी। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल यहां पर भी आया और यहां पर भी आया। अब Br डॉट के पास दो जगह है ना, या तो वो यहां अटैक कर ले या तो वो यहां अटैक कर ले। तो A मान लिया कि Br इसके साथ रिएक्ट कर गया तो ये बना दिया। रिजल्टिंग चीज क्या बनी? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब हमने ये मान लिया कि Br डॉट इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर गया, तो यहां पर आपको बन गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। बताओ बच्चों कौन ज्यादा स्टेबल है? यस, 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल सर ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। यानी कि अब ये वाली चीज एज इट इज CH3 CH डॉट CH2 Br, ये HBr के साथ फिर से रिएक्ट करेगी। HBr में से ये होमोलिटिक फिजन होगा, H डॉट Br डॉट निकलेगा। ये H डॉट इस CH डॉट के साथ मिलकर CH2 बना देगा, और CH2Br तो है ये, और ये फ्री रेडिकल फिर से उत्पन्न हो जाएगा। अब ये रिएक्शन में वापस सर्कुलेट होता रहेगा Br डॉट। लेकिन आपके पास बचा क्या बच्चों? आपके पास बचा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और यही प्रोडक्ट था जो मेजर बन रहा था। यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन था जो कि रीअरेंज हो सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जो इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल है जो रीअरेंज नहीं हो सकता। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, मैंने इसलिए समझा दी ताकि आपको छोटा बारीकी से बारीकी पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। वीडियो में आपका लास्ट पास्ट और लास्ट हेडिंग आती है एलाइलिक हैलोजिनेशन में। ठीक है ना? एलाइलिक हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन ग्रुप का ऐड होना कहां पर? एलाइलिक कार्बन पे। सिंपल बात, एलाइलिक हैलोजिनेशन। अब एलाइलिक हैलोजिनेशन आपको कैसे पता चलेगा कब होना है और कैसे होना है? कहीं सर हमको ये तो नहीं कि डबल बॉन्ड तोड़कर ऐड कर देना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो कुछ कंडीशंस एलाइलिक हैलोजिनेशंस की मैं लिख रहा हूं, अगर आप उसको याद रखते हो तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एलाइलिक हैलोजिनेशन किस में बिलीव रखता है? स्टेबल फ्री रेडिकल पे, स्टेबल फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल की जो कंडीशंस होती है ना, हेल्पर, यानी कि हीट, हाई हीट या हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होता है कब? 773 केल्विन। ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज किया जाता है। या आप ये कह लो कि अगर कोई सनलाइट लिखा रहता है या HNu लिखा रहता है या UV लाइट लिखा रहता है, तब आप ये यूज करोगे एलाइलिक हैलोजिनेशन। या एक स्पेशल रिएजेंट्स भी हैं इसमें। एक स्पेशल रिएजेंट का नाम है
NBS या SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। NBS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इसको आप याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको स्ट्रक्चर बताया जाए तो ये लीजिए बच्चों, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये NBS जो है हमें Br डॉट देता है। होता क्या है, जब भी NBS से रिलेटेड रिएक्शन होती है तो इस तरह का फिजन होता है, N के पास अपना इलेक्ट्रॉन, Br के पास अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब Br फ्री रेडिकल को NBS देता है। उसी तरह सल्फ्यूरिल क्लोराइड Cl डॉट देता है। SO2Cl2 को कभी भी थायरोइल क्लोराइड से मिसकंसेप्ट मत कर देना, वो SOCl2 था, ये SO2Cl2 है। और कौन सी कंडीशंस हैं भाई, हाई टेम्परेचर लिख दिया, सनलाइट लिख दिया, स्पेशल रिएजेंट लिख दिए, तो बस ये कंडीशंस आप याद रखना। जब भी ये आ जाएंगी तो एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। अब एलाइलिक हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन है क्या सर जी? तो बेटा जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोपीन लिखा है और मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं इसकी Cl2 के साथ, Br2 भी ले सकते हैं, Cl2 ले लियो, आपने 773 केल्विन लिख दिया, या ये भी लिखा हुआ आ सकता है Hν। तो बच्चों याद रखना, ये डबल बॉन्ड तोड़कर Cl मत टांग देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल ही जनरेट होगा, Cl2 होमोलिटिक क्लीव होगा। और अगर होमोलिटिक क्लीव होता है, होमोलिटिक क्लीव होने के बाद ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल पे अटैक नहीं करेगा, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, यानी कि यहां पर दिस पोजीशन इज नोन एज एलाइलिक। ये याद है ना, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब यहां से H डॉट निकलेगा, यहां पे Cl जुड़ गया, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड तस से मस्त नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहां पे फ्री रेडिकल मिल रहे हैं Cl डॉट Cl डॉट। दिस फ्री रेडिकल विल ट्राई टू मेक आउट द बेस्ट पॉसिबल या मेजर फ्री रेडिकल आउट ऑफ दिस रिएजेंट, सो दैट इज नथिंग बट द एलाइलिक। मैंने आपको ये सारी बातें, बेसिक बातें एक वन शॉट वाली वीडियो में बताई है, और अभी भी अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उसको देखिए, जहां पे मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक, एलाइलिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बताई थी। वहीं पे मैंने बताया था कि ये सेम ऑर्डर फ्री रेडिकल्स के लिए भी होता है। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब सुन लो और अब लिख लो। और एलाइलिक फ्री रेडिकल क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि साइक्लोहेक्सीन है और साइक्लोहेक्सीन में आपने Br2 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहां पे प्रोडक्ट डबल बॉन्ड टूट जाएगा और Br आ जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अब अगर यही चीज लिखी है और यहां पर लिखा है Hν या यहां पर लिखा है 773 केल्विन, तो फिर एलाइलिक होगा। एलाइलिक समझ रहे हैं ना आप? एलाइलिक पोजीशन ये है या ये है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा। इन दोनों में से कहीं एक पे आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्लियर हो गई बात? पक्का? तो यहां पर इस वीडियो को, इस पार्ट को एंड करते हैं। आई होप द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स मैंने सब कवर कर लिया है। आप प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड स्टे ट्यून्ड टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर जातिया।